वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 20 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। तो आपको लग रहा होगा कि एक चैप्टर के 20 लेक्चर, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें दो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। एक तो साउंड भी आपका कंप्लीट हो गया और दूसरा स्टेशनरी वेव्स, वेव मोशन, ऐसे कई नाम से अलग अलग बुक में कई चैप्टर है। तो एक पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया वेव्स का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो अब होता क्या है, डॉपलर इफेक्ट एक बड़ा सा टॉपिक है, इसको एक लेक्चर में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे दो तीन पॉइंट रह गए इस चैप्टर में। एक तो डॉपलर इफेक्ट रह गया, उसके बाद इको रह गया, इको बेस्ड डॉपलर इफेक्ट, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 या 3 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज डॉपलर इफेक्ट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और सिंपल डॉपलर इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो डॉपलर इफेक्ट होता है लाइट के लिए भी वैलिड है और साउंड के लिए भी वैलिड है। तो इस लेक्चर में हम स्ट्रिक्टली सिर्फ साउंड की बात करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिखोगे डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट, तो क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? देखो, अब साउंड जो होते हैं, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स व्हिच ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो साउंड वेव्स जो होता है हम प्रेशर वेव के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेव के वेव फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेंसिटी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब ये जो डॉपलर इफेक्ट है, दिस इज द फिनोमिनन रिलेटेड विद साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वैसे लाइट से भी रिलेटेड है, लेकिन हम इस लेक्चर में स्ट्रिक्टली साउंड वेव्स की ही बात करेंगे। तो मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी है। क्या हुआ, हमारे पास क्या है, एक साउंड को सुनने वाला है। अब जो साउंड को सुनेगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वर। क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है या साउंड को सुन रहा है। अब ऑब्जर्वर है तो ये जो साउंड सुनेगा, तो साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट भी कुछ होना चाहिए। तो कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे कोई टेप है या मोबाइल के अंदर गाना बज रहा है या कोई ट्रेन की व्हिसल है या पुलिस की जो वैन होती है उसकी सायरन का आवाज़ है। तो ये सब सोर्स है, साउंड के सोर्स है। ओके, तो मान लेते हैं हम ये जो साउंड बॉक्स, एक छोटा सा साउंड बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए। इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ साउंड। क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब सोर्स ऑफ साउंड का क्या काम होगा? साउंड प्रोड्यूस करना। तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसमें से साउंड वेव्स इमिट होंगे ऐसे। तो साउंड वेव्स जो इमिट होंगे उसकी की फ्रीक्वेंसी होगी n। तो उस n को क्या बोलेंगे? जितने फ्रीक्वेंसी का वो साउंड इमिट कर रहा है उसको बोलेंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जितनी साउंड की फ्रीक्वेंसी वो इमिट कर रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं लेटर स्मॉल n से, और उसको बोलेंगे हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब देखो होगा क्या, जितनी फ्रीक्वेंसी ये इमिट करेगा हर बार उतनी ही फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो क्या हो सकता है, अब मान लो शुरू में क्या है, सोर्स भी रेस्ट है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट है, और हम ऐसा कंसीडर करके चलेंगे कि इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है वो मीडियम रेस्ट पे है। अगर नहीं होता वो भी सिचुएशन हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। मान लेते हैं मीडियम रेस्ट पे है, मतलब इसमें जो वाइंड वगैरह ब्लो हो रही है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, उसका प्रॉब्लम क्या आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं मीडियम भी कैसा है, रेस्ट पे है। तो इसने कुछ साउंड वेव्स इमिट किए, ये साउंड वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, और सबको पता है जो स्पीड ऑफ साउंड होता है इन एनी मीडियम इज v। तो v क्या होगा? सपोज v होगा स्पीड ऑफ साउंड इन गिवन मीडियम। कुछ भी हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। तो ये साउंड इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। तो मीडियम रेस्ट पे है, सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है। तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि Vs क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी है? 0, बिकॉज ये रेस्ट पे है। Vo क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भी यहाँ पर क्या है? रेस्ट पर है। जो साउंड को सुन रहा है वो भी रेस्ट पर है, और जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी रेस्ट पर है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0। O फॉर ऑब्जर्वर। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। Vs क्या है? स्पीड या वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, Vo क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इसने n फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस किया, तो ऑब्जर्वर को n फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पर है सर? तो सिचुएशन कहां चेंज होगी? मान लो ये सोर्स या ऑब्जर्वर, इन दोनों में से कोई एक
मूव कर रहा है, मोशन में है, तब यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला है। अब कैसे चेंज होने वाला है देखो, मान लेते हैं हम ऑब्जर्वर रेस्ट पे था और ये जो सोर्स है ऑब्जर्वर की तरफ वीएस वेलोसिटी से मूव हो रहा है जो कि 0 नहीं है, तो कुछ वेलोसिटी से वो इसकी तरफ मूव होगा। तो ये जब अपने ऑब्जर्वर के तरफ मूव होगा तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो n नहीं होगी, n से ज्यादा होगी, n से ज्यादा होगी। क्यों? वो विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी वो n फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो क्या सर साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई? फिर नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, उसको ऐसे फील हुआ कि कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड उसको सुनाई दे रहा है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी अब इसको सुनाई दे रही है उसको बोलेंगे n डैश, एंड n डैश विल बी आवर एपरेंट फ्रीक्वेंसी। विच फ्रीक्वेंसी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब एक्चुअली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, उसकी जो उसको फ्रीक्वेंसी अभी जो सुनाई दे रही है उसको बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे होता है ना, कोई कार है, मान लो कोई कार है, फास्ट मूविंग कार कुछ साउंड जनरेट करते हैं, हॉर्न बजाते हुए अपनी तरफ आ रही है। तो जब तक वो अपनी तरफ आ रही है तो अपने को जो साउंड सुनाई दे रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही हमको कार या वो ट्रक है वो पास कर दिया तो उसकी जो साउंड है जो कम कम होती जाएगी। तो जैसे ही सोर्स अपनी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा सुनाई दे रही है, और सोर्स हमें पास करके आगे निकल गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो ये जो साउंड का कम ज्यादा होना है, तो क्या उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी? नहीं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है, जो आपको सुनाई दे रहा है उसमें कुछ चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, और जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे रही है उसको बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, ज्यादा भी हो सकती है। कैसे चेंज होगी, कैसे रिलेटेड है स्पीड से, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो अब क्या किया हमने, सोर्स की जगह ऑब्जर्वर को मूव किया। तो एक चीज याद रखो, जिस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे वहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और ऐसी सिचुएशन है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या एक रुका है दूसरा दूर जा रहा है, या ये रुका है ये दूर जा रहा है, तो कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, या ये रुका हुआ है ये इसके नजदीक जा रहा है, ये रुका है ये इसके नजदीक जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे रही है दैट फ्रीक्वेंसी इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम ज्यादा हो सकती है। मान लो दोनों रेस्ट पे है, तो दोनों रेस्ट पे है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इस कहानी को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट? लिखो, एपरेंट चेंज, एपरेंट मतलब आभासी, इन मराठी इट इज कॉल्ड एज आभासी, सिर्फ उसको लगता है लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता। एपरेंट चेंज इन, किस चीज में चेंज हो रहा है? एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब एपरेंट क्यों बोल रहे हो सर? बिकॉज वो एक्चुअल में चेंज हो रहा है क्या? नहीं, एक्चुअल में चेंज नहीं होता, सिर्फ हमें फील होता है, इसलिए हम एपरेंट बोल रहे हैं। एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, कौन सुन रहा है? हर्ड बाय ऑब्जर्वर। किसे सुनाई दे रहा है? ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर, एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर, किस वजह से हो रहा है? कॉज्ड ड्यू टू, उसका कारण क्या है? कॉज्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। उसको क्या बोलेंगे? डॉपलर्स इफेक्ट। वेरी सिंपल, ओके, डॉपलर इफेक्ट, ओके। तो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर कॉज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। सो वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट साउंड। तो उसके फ्रीक्वेंसी में चेंज होना बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। तो जब भी सोर्स ऑफ साउंड हमारे नजदीक आ रहा है तो हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और जैसे ही हमको क्रॉस कर दिया फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट। फिर से बता रहा हूं मैं, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ हमें ऐसे फील होता है, ओके। अब सुनो, तो डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होने के लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं, ठीक है ना। तो अजम्पशंस, डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस करते हैं या कुछ कंसीडरेशन हमें करना होता है, वो चीज़ें होंगी तभी ये इफेक्ट अप्लाई होता है। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर शुड बी along the line joining
लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि सोर्स और ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसी लाइन पे होनी चाहिए जिस लाइन ज्वाइन कर रही है सोर्स और ऑब्जर्वर को। नहीं तो ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स इधर जा रहा है, ऐसे टाइम पे क्या होता है वो भी देखेंगे हम, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सोर्स और वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्वर और सोर्स को ज्वाइन कर रही है। दूसरी चीज, इफेक्ट ऑफ मीडियम शुड बी निग्लेक्टेड। मीडियम का इफेक्ट निग्लेक्ट करेंगे हम। वाइंड ब्लो कर रही है तो वो डिस्टर्ब कर सकती है फ्रीक्वेंसी को। इफेक्ट ऑफ मीडियम शुड बी निग्लेक्टेड, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, मीडियम शुड बी एट रेस्ट। और रेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा वो भी हम पढ़ने वाले हैं। शुड बी एट रेस्ट, मीडियम शुड बी एट रेस्ट। और तीसरी चीज, जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। शुड नॉट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो ऑब्जर्वर और सोर्स की जो स्पीड है साउंड की स्पीड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो होगा क्या, साउंड आगे बढ़ रहा है 340 मीटर पर सेकंड से और सोर्स आगे बढ़ रहा है 500 मीटर पर सेकंड से। पता लगा साउंड यहां तक पहुंचा, उससे पहले सोर्स पहुंच गया, तो ये इफेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये कंडीशन भी स्ट्रिक्टली मेंटेन होनी चाहिए कि सोर्स और ऑब्जर्वर जिस स्पीड से मूव हो रहा है वो स्पीड साउंड के स्पीड से कम होनी चाहिए, तभी ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस अपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या था, देयर इज अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर कॉज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। तो जब भी रिलेटिव मोशन होती है सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर में, तो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा सुनाई देती है, डिपेंड करता है कौन किस तरफ मूव हो रहा है। सोर्स और साउंड रिलेटिवली नज़दीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई दे रही है या ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है उसको बोलते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी, और जो एक्चुअली वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलो मैं इसके पहले आपको जनरल केस बता देता हूँ। एक सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है, हर सिचुएशन में वही फार्मूला अप्लाई होगा और बाद में उसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखना, हम मान लेते हैं n क्या है, n इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स इमिट कर रहा है, n इज आवर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद n डैश क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, या इसको NA भी बोल सकते हो। चलो NA बोलेंगे आप, बहुत अच्छा और अच्छे से समझ में आएगा। NA, A फॉर अपरेंट, NA इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी, N इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या स्पीड ऑफ साउंड इन गिवन मीडियम, जो भी मीडियम दिया हुआ होगा। VS क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स, किसका सोर्स, सोर्स ऑफ साउंड। और VO क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने मान ली, और कुछ बचा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन NA एंड N, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज याद रखो, किसी भी सिचुएशन में अगर सोर्स और साउंड किसी भी तरह से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और वो दूर जा रहे होंगे तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, NA अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस VS इनटू N। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो भी समझाऊंगा, डोंट वरी, पहले समझो। NA means apparent frequency, V means speed of sound, V means speed of sound, VO is speed of observer, VS is speed of source, N is actual frequency, N is actual frequency। अब ये तो जनरल फार्मूला हो गया, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में ये फार्मूला अलग अलग होगा। कुछ में ये प्लस आएगा, कुछ में ये प्लस आएगा, कुछ में ये माइनस आएगा, कुछ में ये माइनस आएगा, कुछ में VO एब्सेंट होगा, कुछ में VS एब्सेंट होगा। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग फार्मूला होगा, लेकिन ये जनरल फार्मूला है उसका। ठीक है, तो अब कैसे अप्लाई करेंगे, एक चीज याद रखो, अगर सिंपल, अगर आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, ज्यादा करनी होगी, तो न्यूमरेटर में प्लस रखना होगा और डिनोमिनेटर में माइनस।
क्यों? अगर आंसर बड़ा चाहिए तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कब होगा? जब ये प्लस होगा। और छोटा कब होगा? जब ये माइनस होगा। और अगर आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम करनी होगी, सिंपल सी चीजें कम करनी होगी, तो इसमें माइनस लेना पड़ेगा और इसमें प्लस लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है। बड़े डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो आंसर कम आएगा, और न्यूमरेटर अगर छोटा होगा तो आंसर कम आएगा। सिंपल, इतनी सी चीजें खत्म। प्रूफ भी बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन ये आसान जाएगा। तो v प्लस और माइनस वी, वी माइनस और प्लस वी एस इंटू एन। सर क्या हम यहाँ पर वी एस लिख सकते? नहीं लिख सकते। क्यों? तो वो प्रूफ में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपके इसकी शॉर्टकट समझा देता हूं। केस 1 ले लेते हैं हम। केस 1 इफ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, क्या है? ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। तो इसमें दो केसेस पॉसिबल है, स्पेशल केसेस दो पॉसिबल इसमें, ए और बी। इफ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी मतलब वीओ कितना होगा? 0। ठीक है, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी होगी? 0। ऑब्जर्वर रुका हुआ है। तो इसमें दो पॉसिबल केसेस क्या है? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऐसे हो सकता है, या फिर सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। दो ही चीजें हो सकती है ना, तीसरा क्या होगा इसमें अब? ठीक है, तो हमने क्या किया? ऑब्जर्वर को रुका दिया। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है हमारा, ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर हमारा स्टेशनरी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0। तो पहली केस क्या है? जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है हमारा सोर्स, वो क्या कर रहा है? मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी vs। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ये अगर इसके नजदीक जा रहा है, तो मैंने पहले ही आपको बताया है अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, VO 0 है ना, तो ये निकल गया, इसका कुछ काम नहीं है, ये निकल गया। फॉर्मूला आपने लिख लिया ना, अब इसमें मैं बहुत चीर-फाड़ करने वाला इसकी, तो पहले लिख लो इसको। अब तो VO निकल गया, तो बचता क्या है फिर? Na इज इक्वल टू, ऊपर तो V बचा, V डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस VS इंटू N। तो हो क्या रहा है हमारे सिचुएशन में? सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ज्यादा होगी। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा आने के लिए यहां माइनस लोगे या प्लस लोगे? डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो आंसर बड़ा आएगा, तो डिनोमिनेटर छोटा लाने के लिए यहां पर मैं माइनस लूंगा। तो ये मेरी अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। ये केस में अगर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट है और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो इंक्रीज होने के लिए ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी, ये तो निकल गया, प्लस माइनस फर्क ही नहीं पड़ता। तो नीचे अगर माइनस होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा, तो ऑटोमेटिक ये आंसर ज्यादा आएगा। अब दूसरी केस क्या होगी? सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये जो हमारा सोर्स था, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, स्टेशनरी ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, दूर जा रहा है विथ स्पीड vs। तो ऐसे अगर होगा, ये दूर जाएगा, तो इसको जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कम होगी ना भाई। सोर्स दूर जा रहा है, दूर जाते हुए सोर्स से जो आवाज निकलेगी वो कम सुनाई देगी, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फिर से यहाँ देखना, इसको मत देखो, ये निकल गया, VO तो रुका हुआ, ये इसको छोड़ दो, तो बचा क्या? V डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस VS इंटू N। तो इसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसी सुनाई देनी चाहिए? कम। तो आंसर कम लाने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा डिनोमिनेटर का आंसर कम आता है, तो बड़े के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। तो N इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V प्लस VS इंटू N। इसमें ऑब्जर्वर की स्पीड क्यों नहीं है? बिकॉज ऑब्जर्वर कैसा है हमारा? रेस्ट पर है। ऑब्जर्वर कैसा है? रेस्ट पर है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलो अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 समझो। केस 2 में क्या करते हैं? केस 2 सोर्स को रेस्ट करते हैं अभी। इफ सोर्स इज स्टेशनरी या रेस्ट, रुका हुआ है, सोर्स इज स्टेशनरी, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0। अब इसमें भी दो केसेस पॉसिबल होंगे, A एंड B। A एंड B, लेट मी चेक, क्या मेरा चेक करने दो, दिखाई दे रहा है? यस, ओके। A एंड B दो केसेस पॉसिबल होंगे। तो पहले क्या करेंगे हम? तो सोर्स रेस्ट है, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स। तो ऑब्जर्वर किधर जा रहा है? सोर्स की तरफ जा रहा है। और यहां पर क्या करेंगे? B में, इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम
सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो देखो सिचुएशन क्या होगी, पहले तो ये सोर्स स्टेशनरी कर देंगे, इसको रुका देंगे तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो ये आ रहा है सोर्स की तरफ। तो जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी तरफ जा रहा हूं मैं, तो मुझे ज्यादा सुनाई देगा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है, Na इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाय, अब ये VS निकल जाएगा इसमें से, क्यों निकल जाएगा, बिकॉज सोर्स स्टेशनरी रुका हुआ 0, वो निकल जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ V इंटू N। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, तो चेक करो, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ज्यादा के लिए न्यूमरेटर बड़ा चाहिए, बड़े के लिए यहाँ पर प्लस आएगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, ओके, तो सेम ये सोर्स है हमारा, ओके, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये रुका हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0, लेकिन अब की बार जो ऑब्जर्वर है ये दूर जा रहा है, उसको गाना पसंद नहीं आया, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर अवे मूव हो रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे उसको कम सुनाई देगा ना, कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, बिकॉज वो दूर जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, Na इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाई V इंटू N, N इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेक करो, कम हो रही है, तो न्यूमरेटर छोटा चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो दिस विल बी द सिचुएशन, ठीक है। आराम से इसको पॉज कर लो, अच्छे से लिखो, इसको समझो, फिर आगे बढ़ेंगे, हो गया, ठीक है। अब और क्या पॉसिबल हो सकता है, दोनों मूव करवाएंगे अब केस 3 में, ओके, पहले केस में हमने ऑब्जर्वर को रेस्ट रखा, दूसरे केस में हमने सोर्स को रेस्ट रखा, पहले एक को दूसरे के नज़दीक ले गए, बाद में दूर ले गए, तो जब नज़दीक ले गए तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ी, और जब दूर ले गए तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटी। तो अब ऐसे भी हो सकता है कि सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी सोर्स से दूर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, देख लो केस 3, if both source and observer are moving, दोनों मूव हो रहे हैं, इसमें की पहली स्पेशल केस A, टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी क्या केस हो सकती है, अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ये सोर्स है हमारा जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये इसके तरफ आ रहा है, ये इसके तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी Vs है, इसकी वेलोसिटी Vo है, तो दोनों अगर एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो आपकी बार ना Vo 0 है ना Vs 0 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइड बाई V माइनस और प्लस Vs इंटू N, N इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, खत्म। न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में प्लस, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो बड़े के लिए यहाँ पर प्लस, छोटे के लिए यहाँ पर माइनस। अब और एक क्या केस पॉसिबल हो सकती है, तो इससे आप कोई भी केस आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये जनरल फार्मूला है सिचुएशन में बिठाने का, सॉल्व करने का। ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, दिस इज Vs एंड दिस इज Vo, तो अगर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी, कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो कम के लिए न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस, तो Na इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस Vs इंटू N, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। लेकिन एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम लानी है ना, तो न्यूमरेटर कम करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर कम करने के लिए इधर माइनस, डिनोमिनेटर बढ़ाने के लिए इधर प्लस, ठीक है, चलो लिख लो। अब ये चीज़ें हमारे समझ में आ गई सर, लेकिन इसका कुछ प्रूफ है क्या, हम आप पे भरोसा नहीं करते, इसका कुछ प्रूफ है क्या, तो डेफिनेटली इसका प्रूफ है, अभी 2 मिनट में ये चीज़ें प्रूफ करके आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके प्रूफ की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, और थ्योरी में ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि ये फॉर्मूला प्रूफ करो, वो फॉर्मूला प्रूफ करो, तो क्यों ले रहे हो सर, ठीक है, थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ जाएगा, ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, तो हम इसका प्रूफ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या प्रूफ करेंगे हम, देखो पहले क्या करेंगे हम, इफ सोर्स इज रेस्ट,
सोर्स कैसा है, रेस्ट है, एंड कैसे ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स सोर्स। ठीक है, तो क्या होगा देखो, सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे हम। ये हमारा सोर्स है, दिस इज माई सोर्स, सोर्स कैसा है, रेस्ट पे है, तो Vs इज इक्वल टू 0, तो ये कुछ साउंड वेव्स इमिट करेगा। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये सोर्स की तरफ आ रहा है विथ वेलोसिटी vo, तो अब ये इसकी तरफ आ रहा है, तो ये इसकी तरफ आए या इससे दूर जाए, इसकी वेवलेंथ चेंज होगी क्या, नहीं। तो इस कंडीशन में याद रखो, जब ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, भले ही वो इसके तरफ आए या इससे दूर जाए, वेवलेंथ डज नॉट चेंज, वेवलेंथ डज नॉट चेंज। इस केस में वेवलेंथ चेंज नहीं होती। या जनरल एक चीज याद रखो, जब ऑब्जर्वर मूव करता है, ऑब्जर्वर मूव करता है, तब वेवलेंथ चेंज नहीं होती। तो वेवलेंथ चेंज कब होती है, जब सोर्स मूव करता है। कैसे, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट, उसके प्रूफ में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, Na इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO, V माइनस और प्लस VS इंटू N। Na इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई दे रही है, V इज स्पीड ऑफ साउंड, VO इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, VS इज स्पीड ऑफ सोर्स एंड N इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सोर्स स्टेशनरी है, तो ये तो निकल गया सीधे सीधे, नीचे बच गया सिर्फ VS निकल जाएगा, और नज़दीक आ रहा है ना, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ने के लिए ऊपर प्लस। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या सर ये प्रूफ है, नहीं, ये तो इसको तो प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे सर, वेरी सिंपल, देखो 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 देखो, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी Na सुनाई दे रही है। इसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो है n, क्या है, n। तो n का फॉर्मूला क्या आएगा, n इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा, n इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा। V जो होगी इसकी स्पीड होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इसकी स्पीड डिवाइडेड बाय इसकी वेवलेंथ, बिकॉज V इज इक्वल टू n लैम्डा होता है ना। अरे ये देखो ना भाई, V इज इक्वल टू n लैम्डा, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो n इज इक्वल टू V बाय लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी निकल रही है, लेकिन इसको क्या सुनाई दे रही है। अब देखो इधर ये साउंड आगे बढ़ रहा है विद स्पीड V, और ऑब्जर्वर इसके नजदीक आ रहा है विद स्पीड O, तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं ना। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, V प्लस VO, इसके नजदीक आ रहा है ना, ये साउंड भी उधर बढ़ रहा है, ये भी इधर बढ़ रहा है, तो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं वो, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V प्लस VO, बिकॉज नजदीक आ रहा है वो। और अगर दूर जाता तो V माइनस VO, उसको सुनना नहीं है, वो आगे भाग जाएगा, साउंड उसका पीछा करेगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएंगे वो। लेकिन ये तो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी V प्लस VO। तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी अब क्या आएगी, Na इज इक्वल टू, अब स्पीड कितनी है, V प्लस VO, इसको जो स्पीड है साउंड की सुनाई दे रही है वो कितनी है, V प्लस VO डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। सर वेवलेंथ चेंज नहीं हुई, जब ऑब्जर्वर मूव करता है तब वेवलेंथ चेंज नहीं होती, ठीक है। तो Na इज इक्वल टू V प्लस VO डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो अब लैम्डा को इधर शिफ्ट करो, n को इधर शिफ्ट करो, तो लैम्डा विल बी V डिवाइडेड बाय n। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, Na इज इक्वल टू V प्लस VO डिवाइडेड बाय n। लैम्डा की जगह क्या रखते हो, V डिवाइडेड बाय n, तो n ऊपर चला जाएगा, तो Na विल बी V प्लस VO डिवाइडेड बाय V इंटू n। आ गए, देख लो, Na इज इक्वल टू V प्लस VO डिवाइड बाय V इंटू n। दिस इज द प्रूफ। सिंपल सा लॉजिक है, जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो वेवलेंथ चेंज नहीं होती। ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी उसको सपोर्ट करेगी, जल्दी साउंड सुनने की कोशिश करेगी, इसके मूव होना, जल्दी साउंड सुनने की कोशिश करेगा, तो स्पीड का फ्रीक्वेंसी, सॉरी साउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। अब यही केस इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, तो हमेशा एक सवाल पूछना है, क्या सोर्स मूव हुआ, नहीं, तो जब तक सोर्स मूव नहीं होता तब तक वेवलेंथ चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो अब सिचुएशन कैसी है, ये मेरा सोर्स है जिसमें से साउंड इमिट हो रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, तो स्पीड जो साउंड की होगी वो V होगी, और ऑब्जर्वर दूर जाएगा विथ स्पीड VO।
अब ये सोर्स तो मूव नहीं हो रहा, सोर्स मूव हो रहा नहीं हो रहा, मतलब वेवलेंथ डज नॉट चेंज, चेंज इन वेवलेंथ कितना, 0, वेवलेंथ चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑब्जर्वर सोर्स मूव नहीं कर रहा। जब तक ऑब्जर्वर मूव करता है, तब तक वेवलेंथ चेंज नहीं होती। वेवलेंथ चेंज होने के लिए कौन मूव होना पड़ता है, सोर्स। कौन मूव होना पड़ता है, सोर्स। सोर्स जैसे ही मूव होगा वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वो नेक्स्ट केस में हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जर्वर जब तक मूव होता रहेगा तब तक वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। हाँ, सोर्स भी मूव हो रहा है, ऑब्जर्वर भी मूव हो रहा है, तब भले ही चेंज हो सकती हो, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वर मूव हो रहा है। जब तक सिर्फ ऑब्जर्वर, ऐसे भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना, तब वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो जब ऑब्जर्वर मूव हो रहा है तब वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी बिकॉज ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, नहीं सुनना चाहता, वो साउंड को नहीं सुनना चाहता, दूर भाग रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, Na इज इक्वल टू V माइनस VO डिवाइडेड बाई V इंटू N। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इधर ये इसकी तरफ आ रहा था, सपोर्ट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी सुनना चाहता था, तो रिलेटिव वेलोसिटी V प्लस VO आई। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, ये आगे भाग रहा है, ये इसका पीछा कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी v माइनस वीओ। v माइनस वीओ क्यों सर, vo माइनस वीओ क्यों नहीं, बिकॉज v डेफिनेटली ज्यादा होगी ना, कुछ देर बाद क्यों नहीं होता, साउंड पकड़ ही लेगा उसको, ठीक है, v माइनस वीओ। और हमने अज्यूम किया था डॉपलर इफेक्ट के लिए v बड़ा होना चाहिए vo और vs दोनों से, तो ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी। जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी na क्या होगी, स्पीड v माइनस वीओ डिवाइड बाय वेवलेंथ कितनी, लैम्डा, जो कि चेंज नहीं होती। तो एक्चुअल वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय n, तो v माइनस वीओ डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय n। लैम्डा की जगह क्या रखा मैंने, v डिवाइड बाय n, जो कि सेम रहेगी। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, na इज इक्वल टू v माइनस वीओ डिवाइडेड बाय v इंटू n, जो कि 100% इसके बराबर है। तो दोनों सिचुएशन हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई कब की, जब सोर्स रेस्ट है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो जब जब सोर्स रेस्ट रहेगा और सिर्फ ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को रेस्ट करेंगे और सोर्स को भगाएंगे। तो जब भी आप सोर्स को भगाओगे तो तब वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा सुनाई देगी। और कितनी सुनाई देगी, कैसे सुनाई देगी, देखेंगे। ये फॉर्मूले तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखो, इफ, अब क्या है, इफ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग नंबर ए टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अभी जैसे सॉल्व किया वैसे कॉपी करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, देख लो। तो सबसे पहले तो डिस्क्राइब कर लेते हैं, ये मेरा सोर्स है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और ये जा रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ। तो ऑब्जर्वर रुका हुआ है, VO इज इक्वल टू 0, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विथ स्पीड VS। अब ऐसे मत बोलो कि ये इधर जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड भी ऐसी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का एडिशन होगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जो साउंड है ये सोर्स के ऊपर बैठ के जा रहा है क्या, नहीं। तो साउंड, सोर्स मूव होने की वजह से साउंड की स्पीड एयर की चेंज नहीं होगी। उसने साउंड को इमिट कर दिया, तो साउंड तो आगे चला गया ना, सोर्स उसके पीछे है। अगर साउंड इसके अंदर बैठ के आगे ट्रेवल करता तो दोनों का एडिशन हो जाता, VS प्लस V। लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं होगा, बिकॉज क्यों, ये क्या कर रहा है, साउंड फेंकता जा रहा है और ये पीछे जा रहा है, तो साउंड तो आगे बढ़ गया ना, तो सोर्स भले मूव करे या ना करे, उसके स्पीड पे इसके स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होने की वजह से। कैसे, अभी देखो, ठीक है। देखो क्या होता है, मान लो फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड में क्या हुआ, देखो 1 सेकंड में ये जो वेव्स है यहां से यहां तक चले गए। अब ये कितने वेव्स हैं, n वेव्स हैं। कितने वेव्स हैं, n वेव्स हैं। तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, मान लो इतनी इसकी वेवलेंथ है, दिस इज वेवलेंथ लैम्डा, ओके। तो इन 1 सेकंड n वेव्स फॉर्म। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है वेव ट्रैवल का, v, स्पीड ऑफ साउंड v इंटू टाइम कितना है, 1 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने, v। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया,
ये डिस्टेंस हो गया v। तो पहली चीज क्या हुई, फॉर 1 सेकंड या इन 1 सेकंड बोलेंगे, चलो इन 1 सेकंड n वेव्स फॉर n वेव्स बन गए इतने रीजन में। ओके, उसको 1 सेकंड में जो सुनाई दी एक वेव n वेव्स बन गए। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वेव्स ने, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है साउंड की v और टाइम कितना है 1, बिकॉज 1 सेकंड का बोल रहे हैं ना, तो कितना डिस्टेंस v, तो ये डिस्टेंस कितना यहां से लेकर यहां तक v। तो वेवलेंथ कितनी हुई, लैम्बडा इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है v डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, डिस्टेंस ऑफ वन वेव। ओके, मान लो 5 वेव्स बनते, 5 वेव का डिस्टेंस है 10 मीटर और 5 वेव बने, 5 दूनी 10, तो 2 मीटर एक वेव का डिस्टेंस है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये v तो स्पीड है, तो मैं बोलूंगा मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो स्पीड कितनी है v इंटू डिस्टेंस कितना है 1, v इंटू 1, तो ये आ गया मेरा इनिशियल वेवलेंथ। अब इसी 1 सेकंड में और एक चीज हुई, सोर्स मूव फॉरवर्ड, सोर्स भी आगे बढ़ा ना, बिकॉज दिस टाइम सोर्स इज नॉट स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग फॉरवर्ड, सोर्स मूव फॉरवर्ड बाय डिस्टेंस गिवन बाय डिस्टेंस d डैश इज इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो आपकी बार 1 सेकंड ही रहेगा, बिकॉज 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में क्या हुआ, तो 1 सेकंड में n वेव्स बन गई और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो वेव्स ने, स्पीड इनटू टाइम, तो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया और सोर्स भी आगे बढ़ा, ये सोर्स आगे बढ़ेगा 1 सेकंड में, लेकिन इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम होगी, तो ये थोड़ी ना उसके कान तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो सोर्स मूव फॉरवर्ड बाय डिस्टेंस गिवन बाय डिस्टेंस d डैश इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ सोर्स कितना है, सोर्स की स्पीड है vs इनटू टाइम कितना 1, तो सोर्स कितना आगे बढ़ा vs, कितना आगे बढ़ा vs। तो अब की बार सिचुएशन क्या होगी, मान लेते हैं, देखो यहां पर था हमारा इनिशियली सोर्स, तो आगे बढ़ गया कितने डिस्टेंस से, मान लो इतने डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस है vs। अब सोर्स मेरा यहां पर है, ओके, ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, ऑब्जर्वर यहां पर रुका हुआ है। तो अब इसमें से जो वेव्स निकलेंगे जो कि इतने ही होंगे, n वेव्स के लिए डिस्टेंस कितना अवेलेबल है, इतना डिस्टेंस अवेलेबल है। अब ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना था v, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, इतना vs, कितना है vs। तो अब मेरी वेवलेंथ कम हो जाएगी, समझ में आया क्यों कम हो जाएगी, बिकॉज सोर्स अब आगे बढ़ गया ना, पहले सोर्स यहाँ पर था लेकिन अब सोर्स आगे बढ़ गया 1 सेकंड में, कितने डिस्टेंस से, vs डिस्टेंस है। अब n वेव्स के लिए इतना ही डिस्टेंस है मेरे पास, तो ये मेरी वेवलेंथ होगी लैम्बडा a, एपरेंट वेवलेंथ, जो कि कम हो गई है। तो एपरेंट वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन इसके पहले वाले केस में भले ही एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़े या घटे, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो वेवलेंथ चेंज नहीं होती, लेकिन जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बिकॉज ये डिस्टेंस जो अवेलेबल होता है उसके बीच का वो चेंज हो जाता है। तो अब की बार वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो एपरेंट वेवलेंथ लैम्बडा है। तो अब डिस्टेंस कितना अवेलेबल है n वेव्स के लिए, n वेव्स ऑक्युपाइज v माइनस vs डिस्टेंस, कितना v माइनस vs डिस्टेंस। तो एपरेंट वेवलेंथ लैम्बडा a या चेंज वेवलेंथ लैम्बडा a इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी स्पीड डिवाइडेड बाय एपरेंट वेवलेंथ, बिकॉज v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, तो n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा a। तो v का v, लैम्बडा a कितना है, v माइनस vs डिवाइडेड बाय n, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस vs इंटू n। पीछे जाओ नोटबुक में देखो, जब सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा rहा है तो स्पीड कितनी आई, फ्रीक्वेंसी कितनी है, v अपॉन v माइनस vs इंटू n। अब यही सिचुएशन मान लो नंबर b, इफ source is moving away from observer, तो सिचुएशन क्या आएगी, बहुत सिंपल है। देखो ये मेरा ऑब्जर्वर है और ये मेरा सोर्स है, ठीक है, ये इमिट कर रहा है, ओके, ऑब्जर्वर रुका है, vo इज इक्वल टू 0, तो 1 सेकंड में ये v डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया, यही सिचुएशन 1 सेकंड में ये डिस्टेंस वेव्स ने ऐसे ट्रैवल किया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये जो सोर्स है ये दूर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो इसी 1 सेकंड में ये n वेव्स हैं, कितने वेव्स हैं, n वेव्स हैं,
ठीक है। इसी 1 सेकंड में क्या हो गया, ये n वेव्स तो यहाँ बन गए और सोर्स दूर चला गया। अब सोर्स यहाँ पर है, पीछे, सोर्स पीछे आ गया। कितने डिस्टेंस से, vs डिस्टेंस से, बिकॉज 1 सेकंड में वेव्स v डिस्टेंस आगे जाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है v, टाइम कितना है 1 सेकंड। 1 सेकंड की हम बात करें तो कितना डिस्टेंस आगे गए v, तो v डिस्टेंस आगे गए और उसी 1 सेकंड में सोर्स पीछे आ गया। कितने डिस्टेंस से, vs डिस्टेंस से, बिकॉज डिस्टेंस d डैश इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सोर्स की स्पीड क्या है, vs, टाइम कितना 1 सेकंड, तो पीछे आ गया ना वो। तो अब उतने ही n वेव्स के लिए, n वेव्स, तो एपरेंट वेवलेंथ बढ़ गई। अभी देखो एपरेंट वेवलेंथ बढ़ गई, तो उतने n वेव्स के लिए अब ज्यादा स्पेस अवेलेबल है हमारे पास। ओके, तो कितना स्पेस है, v प्लस vs स्पेस में n वेव्स बन गए। कितने वेव्स बन गए, n वेव्स। तो एपरेंट वेवलेंथ कितनी आएगी, एपरेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू टोटल स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स, एक वेव का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, तो अब सोर्स तो पीछे चला गया ना, सोर्स पीछे चला गया vs डिस्टेंस से, तो इसी n वेव के लिए अब मेरे पास इतना स्पेस अवेलेबल है जो कि v प्लस vs के बराबर है। यहां पर क्या था, सोर्स आगे चला गया, सोर्स आगे जाने से n वेव्स के लिए मेरे पास स्पेस कितना अवेलेबल है, ये v माइनस vs। और यहाँ पर क्या है, सोर्स पीछे चला गया, पीछे चले जाने की वजह से n वेव्स बनने के लिए मेरे पास अब स्पेस कितना अवेलेबल है, v प्लस vs। तो v प्लस vs डिवाइड बाय n, दिस विल बी द एपरेंट वेवलेंथ। सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी na इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय एपरेंट वेवलेंथ। तो na इज इक्वल टू स्पीड v डिवाइड बाय एपरेंट वेवलेंथ कितना है, v प्लस vs डिवाइडेड बाय n। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो na इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v प्लस vs इंटू n, दैट्स इट। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, पीछे जाके नोटबुक में देख लो, आप आराम से समझ जाओगे। पहला न्यूमेरिकल आ गया बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आराम से देखो क्या बोल रहा है। 2 ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कोई टेंशन नहीं। मान लेते हैं दिस इज ट्रेन नंबर 1 एंड दिस इज ट्रेन नंबर 2, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन टू क्रॉस ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, एक दूसरे की तरफ अपोजिट आ रहे हैं। टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। अगर दूर जा रहे हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करते क्या, नहीं, समझना पड़ेगा। एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ही क्रॉस करेंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर जाएंगे तो क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस ईच अदर व्हाइल वन ऑफ देम इज विसलिंग, एक के ऊपर विसल बैठी हुई है, तो विसल क्या करेगी, साउंड जनरेट करेगी। इसके ऊपर मान लेते हैं विसल है। ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट इज, मतलब ये जो विसल कर रही है, इसकी जो सीटी बजा रही है, उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है n इज इक्वल टू 2.2 किलो हर्ट्ज। 2.2 किलो हर्ट्ज मतलब 2.2 इंटू 1000 हर्ट्ज। किलो मतलब क्या होता है 1000, तो ये क्या आ जाएगा 2200 हर्ट्ज। दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय विसल। ओके, 21 पे है। फाइंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अदर ट्रेन। तो इसके ऊपर ऑब्जर्वर है, इस ट्रेन के ऊपर ऑब्जर्वर है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और ये हो गया हमारा सोर्स, दिस इज स्पीड ऑफ सोर्स। तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी पता करनी है, लेकिन कब, बिफोर द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। तो अब की सिचुएशन क्या है, ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया क्या, नहीं, तो क्रॉस किया नहीं, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। और आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। देखो इसके ऊपर सीटी है, ये ऑब्जर्वर है, तो ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जैसे ही ये एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, एक दूसरे के दूर जाएगी। अब देखो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक दूसरे को जैसे ही क्रॉस कर दिया एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो दिस इज द स्ट्रिक्टली कंडीशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो दोनों की स्पीड कितनी है, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ इतने स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो Vs इज इक्वल टू VO इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर। तो 126 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, या किसी को डायरेक्ट याद होगा 5/18 का फॉर्मूला। ओके, 1000 मीटर, और आवर में क्या होता है 3600 सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर बेसकम 12, बे दूनी 4, बे 1 बे, 3 दूनी 6, 3 7 21, बे 1 बे, बे 5 10, 7 5 35 मराठी। ओके, 35 मीटर पर सेकंड। तो सोर्स की स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड, दोनों की स्पीड कितनी है 35 मीटर पर सेकंड, और साउंड की स्पीड कितनी है
335। तो डेटा फिर से लिख देता हूँ मैं आपके लिए। हमारे पास v है 335 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। vo ऑब्जर्वर की स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड, सोर्स की स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 2200 हर्ट्ज। तो कंडीशन ए के लिए बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बिफोर क्रॉसिंग दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v प्लस और माइनस vo, v माइनस और प्लस vs इंटू n। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो बढ़ने के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, खत्म। इसको सॉल्व करो। अब आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला है v प्लस और माइनस vo, v माइनस और प्लस vs इंटू n। जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस कर दिया अपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो घटने के लिए ऊपर माइनस चाहिए, नीचे प्लस चाहिए। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, खत्म। सॉल्व कर लोगे? चलो मैं करके बताता हूँ। तो v कितना है? v है 335 प्लस vo कितना है 35 डिवाइड बाय v माइनस, सॉरी v कितना है 335 माइनस 35 इंटू 2200 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 370 ना, बराबर ना। 370 35 35 70 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 2200। तो ये 20 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल होगा। 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, एक बचा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो 22 त्रिक 66 प्लस 6 40 6, 22 त्रिक 66, 72 ला 2 न 40 7, 22 दूनी 44, 44 सत्ते 40, 50 51 का 1, 5 22 1 22 और 5 27.1 के बाद तो 2 7 1 2, 2 7 1 2, चलो ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आ गया। 2 7 3 8 आ रहा है, 2 7 1 2। कुछ गलत हुआ क्या हमारा? 335 और 35 तो 370 आएगा ना। 2000, अरे सॉरी आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर जो है 2.22 हर्ट्ज है ना, किलो हर्ट्ज है, तो ये कितना आ जाएगा? ये गलत हुआ, 2220। तो ये यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 आ गए तो ये 22.2 होगा। ठीक है, तो आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। अभी कर लेना मल्टीप्लिकेशन ना। तो क्या करना होगा आपको? 123.3 22.2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब की बार आंसर करीब करीब ये आ जाएगा 2738 हर्ट्ज। ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी द आंसर। और जब कम हो गया अपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या लोगे? v माइनस वी एस, मतलब ऊपर आएगा आपका 300 और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 370 इंटू ये क्या है 2220, सॉरी यहाँ पे ये 2.22 किलो हर्ट्ज है ना, 2.22 मतलब 2220 आएगा। यस, तो ये ज़ीरो कैंसिल। किससे कैसे डिवाइड करोगे? आंसर कितना है? 1800 हर्ट्ज। तो 37 से डिवाइड करो, 37 1 जा 37, 37 इंटू 7 करके देखो, 7 7 49 4 7 21 22 23 24 25 259, 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 सखम 42 ला 2 40 4 7 18 4 22, परफेक्ट। तो 6 से कट जाएगा ये, 6 से, तो 7 18, तो 1800 हर्ट्ज ये आ गई अपरेंट फ्रीक्वेंसी, 1800 हर्ट्ज। ओके, चलो पॉज करके लिख लो। और दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। देखो न्यूमेरिकल नंबर 2, अ रेलवे इज मूविंग विद स्पीड 60 मीटर पर सेकंड पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो अब की बार जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, लिसनर या ऑब्जर्वर एक ही चीज होती है। तो अ रेलवे मूविंग विद स्पीड, तो ये जो रेलवे है, दिस इज माई रेलवे या ट्रेन बोल सकते हैं इसको। रेलवे इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर पासेस द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ये आगे चलिए, रुका हुआ है स्टेशन पे, ये आगे चली गई। अब इसकी स्पीड कितनी है? तो इसके ऊपर विसल होगा डेफिनेटली, ये ऑब्जर्वर है तो इसके ऊपर सायरन होगा या विसल होगा जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम VS बोल सकते हैं। दिस इज 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो है 400 हर्ट्ज की। कितने हर्ट्ज की? 400 हर्ट्ज की। कैलकुलेट अपरेंट फ्रीक्वेंसी
हर्ड बाय लिसनर व्हेन रेलवे इज अप्रोचिंग। तो जब ये नजदीक जाएगी तब एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, और जब ये आगे निकल जाएगी ट्रेन, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इसको कम सुनाई देगी। तो दिस इज माय केस 1, दिस इज माय केस 2। ओके, तो केस 1 के लिए तो जनरल फॉर्मूला क्या है मेरा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी NA इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VO डिवाइडेड बाय V माइनस और प्लस VS इनटू N। दिस इज माय जनरल फॉर्मूला। अब की बार क्या है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचता। तो रेलवे ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आने के लिए यहाँ माइनस या प्लस, यहाँ माइनस होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा आएगा। तो NA इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V माइनस VS इंटू N। और यहाँ क्या होगा, NA इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय V प्लस VS इंटू N। बिकॉज अब की बार जो ट्रेन है आगे जा रही है, ट्रेन इज अ सोर्स, वो आगे जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, कम के लिए यहाँ पर प्लस चाहिए। और ये क्यों निकल गया, बिकॉज ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है। चलो सॉल्व करो इसको। तो ये कितना आएगा, V कितना है, V 60 है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 340 माइनस 60 इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 400 ना, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऊपर बचा 60, 340 में से 60 गए, 280 और ये 400, तो ये 0 कैंसिल, 4 भाई 40, 4 7 28, तो 600 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 8 56, अरे क्या कैंसिल, क्या गलत हो गया यार, 7 28, कुछ तो रॉन्ग हुआ ना, देखेंगे। V, अबे ऊपर V लेना बे झंडू, V कितना है 300, V कितना है बे, V 340, यहाँ गलत हो गया, ऊपर 340 V, दिस इज नॉट VS, V। तो ये 340, नीचे कितना 280 इंटू 400, 340 में से 60 के कितना 280, तो ये कैंसिल, 4 7 28, 4 1 4 0 0, तो ऊपर कितना है 3400, नीचे कितना है 7, 7 1 7, 7 चौक 28, 29 30, 6 बचे, 7 8 56, 4 बचे, 7 चौक 28, 7 5 35, 5 बचे 50, 7 7 49, परफेक्ट आंसर 485.7, 485.7। तो जब वो नज़दीक जा रहा है तो 400 वाली फ्रीक्वेंसी उसको कितनी सुनाई दे रही है 485.7 हर्ट्ज, जो कि ज़्यादा है। अब ये देखो NA, V कितना है 340 डिवाइड बाय V प्लस VS, तो V कितना है 340 प्लस VS कितना है 60, और ऊपर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 400, तो 340 प्लस 60 कितना होगा 400 होगा ना भाई, यस 400। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 400, स्पीड 340 प्लस 60 इंटू 400, ठीक है। तो अवे के टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है 340, यस। तो 400 कैंसिल, तो कितनी सुनाई देगी 340 हर्ट्ज, कोई बात नहीं। तो 400 वाली फ्रीक्वेंसी जब दूर जाएगा तो कितनी सुनाई देगी 340 हर्ट्ज, ठीक है। चलो अभी इस लेक्चर का ये लास्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगला लेक्चर जो होगा उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग डॉपलर इफेक्ट। उसमें हम बात करेंगे कि जब मीडियम मूविंग होगा तब क्या होगा, या किसी एंगल पे अगर सोर्स और ऑब्जर्वर मूव करेंगे तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसे लेंगे, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इसमें इको की बात करेंगे, और डॉपलर इफेक्ट बेस्ड ऑन इको की भी बात करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। मे बी अगला जो लेक्चर होगा चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, मे बी यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोच ईच अदर, सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज V प्लस और माइनस VO, V माइनस और प्लस VS इनटू N। तो दोनों अगर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, विच आर बोथ आर इन मोशन, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, विद द स्पीड इक्वल टू हाफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो दोनों की स्पीड सेम है, VO इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू, और स्पीड से हाफ है, साउंड की स्पीड जो है उससे हाफ है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय लिसनर। कोई टेंशन नहीं। तो NA इज इक्वल टू V प्लस V/2 डिवाइडेड बाय V माइनस V/2 इंटू N, V प्लस V/2 V माइनस V/2 इंटू N। V प्लस V/2 क्या होगा 3V/2, V माइनस V/2 क्या होगा V/2 इंटू N। तो V से V कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 3N, कितनी होगी 3N।
एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है n, सुनाई कितनी दे रही है 3n, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी उसको जो सुनाई दे रही है वो कितनी है 3n और इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है n, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी आई, चेंज इन फ्रीक्वेंसी आई 2n। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना है 2n, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n इनटू 100, तो n से n कैंसिल आएगा 200%। तो 200% ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।